मैं बात बताऊंगा मेंस क्या है। मेंस इंट्रो कंक्लूजन भी नहीं है। मेंस मतलब मेंस का एक आंसर, मेंस का आंसर एक डायग्राम, टेबल या फ्लो चार्ट ये भी नहीं है। मेंस का आंसर बॉडी भी नहीं है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी नहीं है। मेंस का आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद कीवर्ड हेल्पर। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं इन चीज़ों में। पहले मैं आपको बताऊं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्या है और कीवर्ड हेल्पर क्या है। तो हम 2023 के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ मैं, या पहले सिंपल बताता हूँ जो आपको ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन 14 है, यहाँ आपको साफ दिख रहा है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक तो ये है कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑन ये वाला, एंड दूसरा ये वाला, दो पार्ट हो गए। तो आपकी जो हेडिंग है, दो हेडिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, दो बॉडी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ ये आंसर दिया अप्रोच ए, अप्रोच बी, जो आपको ठीक लगे उस पर जाओ। दूसरी हेडिंग होनी चाहिए, राइट। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस। ये क्या कहा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, एक ये वाला पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। दूसरा क्या है, रेन फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस। तो इसमें भी आपके दो पार्ट होने चाहिए, फैक्टर्स वाला और सिग्निफिकेंस। क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है इसलिए इवैल्यूएशन कंक्लूजन, ये तो आपको पता है, अब तक आप सीख गए होंगे। लेकिन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद कीवर्ड हेल्पर के लिए इस क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में आप देखो क्या कह रहा है, आज की डेट में वर्ल्ड में दो चीज़ें हैं, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो एक तो मतलब अगर एक ही चीज़ होती तो आपसे इतना बड़ा लिखता क्यों। बेसिकली इसमें अगर आप ध्यान दो तो दो कीवर्ड है, एक है क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये पहली हेडिंग है, और दूसरी हेडिंग है एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अगर आप इसके पॉइंट्स पे जाओ तो हेडिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए, इसको हेडिंग को कभी शॉर्ट मत लिखो, हेड क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, नो, पूरी हेडिंग लिखो क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। उससे क्या होगा, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कंफ्यूजिंग है ना, कब तक बार बार क्वेश्चन समझते रहोगे। तो बेटर है आपने 5, 7, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा देकर ये एक हेडिंग डाल दी, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, और दूसरा पार्ट आपने कहा क्राइसिस ऑफ एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। दो अलग चीज़ें हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि वाटर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है, अवेलेबल है बट एक्सेस नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे अवेलेबिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा हो सकती है, ओवर एक्सट्रैक्शन कर करके आपने ख़त्म कर दिया। जैसे यूएसए में बहुत सारे एक्विफर में वॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये क्या है, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। दिल्ली में क्या है, पॉल्यूशन है। फिर क्राइसिस ऑफ एक्सेस, फ्रेश वाटर तो है बट मिल ही नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाइपलाइन वगैरह नहीं है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस। जैसे आज की डेट में आप देखो कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या हुआ, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो, अगर आप ऐसा एक क्वेश्चन में कर जाते हो तो दूसरे से बेटर मार्क्स आप ले आओगे डेफिनेटली, राइट। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लस कीवर्ड हेल्पर। बाकी चीज़ों पे आएंगे अभी एक एक करके। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लस कीवर्ड हेल्पर। कीवर्ड हेल्पर क्या है यहाँ पर, कीवर्ड हेल्पर जिसकी हेल्प से आप एग्जाम्पल देते हो। बेसिकली क्या है, वाई इज द वर्ल्ड टुडे, आज की डेट में दुनिया में ऐसा क्यों है। तो टेक्निकली क्या हुआ, अगर यहाँ वर्ल्ड लिखा है तो आप एग्जाम्पल देखो। पॉपुलेशन ग्रोथ में इंडिया का एग्जाम्पल दिया, कैलिफोर्निया का दिया, यहाँ का दिया, हर जगह के अलग अलग एग्जाम्पल दिए। सेम वे में इस वाले पार्ट बी में भी आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जाम्पल दिया अफ्रीकन कंट्रीज़ का, इकोनॉमिक में मैंने स्लम्स की बात कर ली है, यहाँ सीरियन सिविल वॉर की कर ली बात। क्यों कर ली, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड में क्यों है, तो हमें जस्टिफाई वर्ल्ड करना। अगर वर्ल्ड के बदले इंडिया होता तो आपके एग्जाम्पल्स कहाँ से आते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आते। पॉपुलेशन ग्रोथ आप इंडिया का ही लेते, क्लाइमेट चेंज आप इंडिया में लेते, मॉनसून वगैरह वो वाला एग्जाम्पल फिर लेते। ओवर एक्सट्रैक्शन में आप जैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो एरियाज़ हैं उनकी बात कर लेते, पॉल्यूशन में गंगा या यमुना वाले एरिया की बात कर लेते। सेम वे में कुछ और हो सकता है, कुछ पॉइंट्स भी चेंज हो जाते, ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। कीवर्ड हेल्पर आप इसे कहते हो कीवर्ड। एक और जगह हम कीवर्ड हेल्पर समझते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ये कीवर्ड हेल्पर है। अगर यहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है तो आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ से आएंगे, राइट।
हमेशा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इंडिया एक है, बाकी देखो यहाँ कैरिबियंस है, अलग अलग जगह, सेंट्रल अमेरिका, अलग अलग जगह से आप एग्जाम्पल लोगे। लेकिन अगर यहीं कह देता इन उत्तर प्रदेश या इन इंडिया, तो आप फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के एग्जाम्पल नहीं लेते, या कह रहे साउथ ईस्ट एशिया, तो आपका आंसर बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज़, राइट? तो ये क्या है, आंसर में ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अगर एक्सप्लिसिटली दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास स्कोप है +1 +2 +3 मार्क्स लेके आने का। कीवर्ड हेल्पर, इससे आपका पूरा आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। टेम्पलेट और ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब बाद की बातें हैं। अब मैंने क्यों कहा कि मेंस इज़ नॉट इक्वल टू इंट्रो एंड कंक्लूजन, मेंस इज़ नॉट इक्वल टू डायग्राम टेबल, ये सब पहले बात करते हैं। मेंस इज़ नॉट इक्वल टू इंट्रो, ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंस इज़ नॉट इक्वल टू ओनली बॉडी, मेंस इज़ नॉट इक्वल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरिंग ऊपर नीचे की ऑर्डर क्या है, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड नोट्स होने चाहिए, ठीक है होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड नोट्स का एक चीज़ है, देखो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, कुछ मेन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन मैं अगर ले लूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक तो जनरल पॉइंट्स होंगे ना, जैसे अवेयरनेस हो गया, पॉलिसी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है नीचे लिखे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, सपोज इस पार्ट में लिख रहे हो, तो ऊपर वाला पार्ट आपका मेन पॉइंट्स होने चाहिए, क्रॉप यील्ड, ये सारी चीज़ें। लास्ट में आप जाओगे जो जनरल पॉइंट्स हैं, उस तरह से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट? तो हमने ये बात कर ली। अब मैं ये कह रहा हूँ मेंस इंट्रो भी नहीं है, मेंस कंक्लूजन भी नहीं है, डायग्राम टेबल फ्लो चार्ट नहीं है। इंट्रो कंक्लूजन में इशू क्या है, मान लो अभी मैं अगर यही क्वेश्चन लिखने जाऊँ, इंट्रो कंक्लूजन लिखना है लिख लो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है। देखो मैं आपको एक पेज बना के देता हूँ, 2 पेज है सपोज ये आपके एग्ज़ाम में। करना क्या है, सपोज ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है, यहाँ हो गया, आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक देने के लिए स्पेस दिया है एग्ज़ाम में, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं, इमीडिएटली क्वेश्चन सोचा समझा, इंट्रो लिखने पे हमने ध्यान दे दिया। कई बार हम इंट्रो लिखते जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का मैप बनाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल बनाए जा रहे हैं। क्या इस पे आपको मार्क्स मिलने हैं? आप इस पे मुझे आधा नंबर दे दो, 0.25 मार्क्स दे दो, मुझे चलेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरे जो मेन प्रॉब्लम है कि क्या मैं बॉडी को एड्रेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ। मैं टेक्निकली क्या करूँगा, इंट्रो के लिए यहाँ पर सपोज ये वाला पार्ट है, मैं ये स्पेस ब्लैंक छोड़ूंगा पहले, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा स्टार्टिंग में, ये मेरा ब्लैंक स्पेस है। एंड में आऊँगा, मैं सीधे ये हेडिंग डालूंगा यहाँ पर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज टू फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 जो लिखना है मुझे, वे फॉरवर्ड लिखना है, हेडिंग ये हो गया। लास्ट में मैं कंक्लूजन लिखूंगा, एक ये मैं 6 मिनट तक करते रहूँगा, अगर मेरे पे 7 मिनट टाइम है तो 30 सेकेंड में कंक्लूजन लिखूंगा, 30 सेकेंड में इंट्रो। फ़ायदा क्या होगा, जो आप अभी इंट्रो पे 2 चीज़ें, एक तो टाइम देने वाले थे 1 से 2 मिनट, वो आपका गया। दूसरा, आपके पास एक प्रेशर आता है, पहली चीज़ क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत बढ़िया इंट्रो लिखना है, बहुत बढ़िया इंट्रो लिखना है। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा इंट्रो लिख देते हैं। मान लो अगर मैं लिखूं सिर्फ एक लाइन में ये इंट्रो लिख दूं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर समथिंग समथिंग हो गया, बट मेरा माइंड कहाँ जाएगा कि मैं डेटा लेके आऊँ बहुत तगड़ा, जो बगल वाले ना लिख रहे हो ऐसा वैसा। उसमें क्या है, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, दिमाग को ठंडा रखना है, सुबह शाम लगातार पेपर्स लिखने होते हैं, राइट। ऑप्शनल और क्वालिफाइंग मिला के इतने एग्जाम हो जाएंगे ना, आखिरी दिन तक आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ें आप जो आपको एग्ज़ाम हॉल में सुन्न कर देती हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखते ही, वो मत करो। लिखना है इंट्रो। एक और रीज़न है, मार्क्स तो एग्जामिनर, चलो आपने इंट्रो बहुत बढ़िया लिख दिया, एग्जामिनर मार्क्स यहाँ तक पहुँच के देगा। आपने क्या किया, बॉडी पार्ट बहुत बढ़िया सा एड्रेस किया, 1 पार्ट 2 पार्ट, एंड में इंट्रो कंक्लूजन लिखा। लास्ट में अगर टाइम मिला तो 1 लाइन का इंट्रो लिख दो, और बिलीव मी 1 लाइन से ज़्यादा इंट्रो आप लिख नहीं पाओगे। अब एक चीज़ आपको करनी है, जब भी आप हेडिंग लिखते हो ना, पूरी कंप्लीट हेडिंग ज़रूर लिखो, नहीं तो क्या है, बार बार आप इसको पढ़ने पे चले जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इंट्रो एंड कंक्लूजन नहीं है। ये गार्निशिंग बढ़िया है, बट मेन पिज़्ज़ा बेस नहीं है। गार्निशिंग ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स खुद ऐसे खा जाओ तो बहुत बढ़िया लगेंगे ना, बस वैसे इंट्रो कंक्लूजन। अब मैं कह रहा हूँ मेंस इज नॉट इक्वल टू डायग्राम टेबल फ्लो चार्ट। मान लो इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने बात की, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, इसमें आप डायग्राम डाल दो, फ्लो चार्ट डाल दो। क्या कर रहे हो आप, क्या प्रूव करना चाह रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है। और टेबल, मेंस इज नॉट इक्वल टू टेबल बनाना कई बार डिजास्टरस हो सकता है। जैसे GS1 का इधर ही कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी टैगोर का कोई क्वेश्चन था, ये रहा, डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड टैगोर।
इन देयर अप्रोच। कितने क्वेश्चन पूछे हैं, आपको क्या क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। गांधी और टैगोर में पहला क्वेश्चन है एजुकेशन में, दूसरा है नेशनलिज्म में, ये डिफरेंस बताना है, राइट। अब अगर मैं टेबल में बना के डिफरेंस बताऊं, अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, महात्मा गांधी ने ये कहा था, टैगोर ने ये कहा था, अगर मुझे पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। जब हम टेबल में लिखना चाहते हैं यही चीज़ जो ऊपर लिखा हुआ है अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, नॉर्मल लिख दिया, टेबल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऑन द स्पॉट अगर आप सोच रहे हो, आप एक एस्पेक्ट लिखोगे, प्रॉब्लम यह है कि आपको कॉमन एस्पेक्ट सोचना पड़ेगा कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है तो वही गांधी पे पता होनी चाहिए, वही टैगोर पे पता होनी चाहिए। करिकुलम पे अगर गांधी ने कोई बात की है, टैगोर ने कोई बात की है, तो ही आप लिखोगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तभी आप लिख सकते हो टेबल। यहाँ क्या है, मान लो मुझे गांधी में करिकुलम पता है, टैगोर का नहीं पता, इन्होंने क्या कहा, तो भी पॉइंट्स तो लिख सकता हूँ ना। तो कई बार टेबल आपके लिए एग्जाम में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। एग्जाम में मुझे याद है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग शायद ये क्वेश्चन पूछा था, इतनी गंद मचाई थी, 12-15 मिनट में वो मैंने आंसर लिखा था, राइट। जबकि उसे नॉर्मल अगर पॉइंटर्स में लिख देते तो नॉर्मल हो जाता, सिंपल। सेम वे में नेशनलिज्म में गांधी, सबको पता है ना, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस है, नेशनलिज्म है, स्वदेशी, ये सब पॉइंट्स हैं। टैगोर क्या है, टैगोर का तो बहुत लोगों को नेशनलिज्म पता भी नहीं है क्या है। हालांकि ये पॉइंट्स प्रीवियस ईयर से आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में ये चीज़ें पूछी हुई है। अगर आप वेबसाइट पे जाओ, यहाँ प्रीलिम्स मेंस में मेंस आंसर बिल्डिंग ये कोर्स आपको दिखेगा, यहाँ ना एक PDF पड़ी है कि सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि ये वाला, यहाँ आप देखना गांधी टैगोर, लोग कहते हैं कि गांधी रिपीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, ये रहा, पहले पूछा हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या है, गांधी का बेसिक एजुकेशन टैगोर कैसे डिफर करते हैं, 88 का क्वेश्चन है। तो बहुत पुराने क्वेश्चंस देखने चाहिए, कई बार एक पार्ट इसमें आपका रिपीट होगा, तो उसमें जो रिपीटेशन है, अगर आपके पास रेडीमेड टेबल है तो कर लो, अदरवाइज नहीं करो, मत करो, ये सब नीड नहीं है, एग्जाम में होते नहीं है, ठीक है। सेम वे में डायग्राम, हम ज़बरदस्ती ऐसे कुछ डायग्राम बनाते, ये इस तरह के, क्या है मतलब, देखने में कितना बदसूरत लगता है। अगर आता है प्रॉपर डायग्राम तो ठीक है, खैर ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, जो कोई नहीं बता रहा है, सब यहाँ खेल रहे हैं, कोई यहाँ नहीं खेल रहा है। आप यहाँ खेलना शुरू कर दो, आप एग्जाम में 50-50 नंबर एक्स्ट्रा पे जाओगे। अभी अगले 5 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, कीवर्ड होगा कुछ, एक मेन थीम होगी, कीवर्ड हेल्पर में। कीवर्ड क्या होते हैं पहले हम बात करते हैं, पता तो है आपको, तो ये वाला जो है PYQ नहीं, Finding the right linen shirt with matching chinos, a leather strap watch, takes so much effort. But Amazon Pay is totally effortless. Amazon पर मिले wear it with suggestions on top fashion brands, ताकि fashion हो effortless. Amazon, हर पल fashionable. Bro, Skip नहीं, sip सपने स्किप नहीं, सिप करो। सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बेसिकली ये होते हैं एग्जाम में जिनके इर्द गिर्द आपको आंसर देना होता है। ये सारी लिस्ट है, आप देख लो एक बार। डिफाइन, एग्री, डिसएग्री, कमेंट, जस्टिफाई, हाउ फार, इवेल्युएट, इन्यूमरेट, कंपेयर, इलेबोरेट, ये सारी चीज़ें कीवर्ड हैं। एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एवरीथिंग इज कीवर्ड। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूँ कीवर्ड क्या है, डिस्कस। कीवर्ड हेल्पर अभी हमने देख ही लिया, ट्रॉपिकल कंट्रीज, जिससे आपको एग्जाम्पल देने हैं। अब मेन थीम और सेकेंडरी थीम क्या है, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो पूछी नहीं है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इस क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन समथिंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसे मान लेते हैं हम, ये बी है, ऑन, राइट। अब एक चीज़ बताओ, क्या आपको इसमें दो अलग अलग थीम दिख रही हैं? आप एग्ज़ाम में क्लाइमेट चेंज अलग प्रिपेयर करके जाते हो, फूड सिक्योरिटी अलग प्रिपेयर करके जाते हो, ट्रॉपिकल कंट्रीज अलग प्रिपेयर करके जाते हो, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कीवर्ड हेल्पर है। अगले क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ कीवर्ड हेल्पर वगैरह क्या है, वर्ल्ड टुडे, ये वाला कीवर्ड हेल्पर यहाँ हमने बात की थी, वर्ल्ड है, वाई आपका कीवर्ड है। यहाँ पे क्या है, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, यहाँ एक ही थीम है। एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, थीम अलग नहीं है, क्वेश्चन दो है, राइट। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप बहुत बढ़िया से
हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसमें आप एक काम करो कि ना एग्ज़ाम में इसको मान लो कि ये आपकी एक मेन थीम है, एक सेकेंडरी थीम है, जो आपका मन करे उसे आप प्राइमरी थीम मान लो। एक काम करते हैं, एक बार हम क्लाइमेट चेंज को मेन थीम मानते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। एक बार हम फूड सिक्योरिटी को मेन थीम मानते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, मैं पहले मान लेता हूँ फूड सिक्योरिटी मेरी मेन थीम है, क्लाइमेट चेंज सेकेंडरी थीम है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज से आपके एग्जाम्पल आएंगे, ये देखो एग्जाम्पल सारे आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज से आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया का आप एग्जाम्पल देके नहीं छोड़ोगे। ठीक है, कीवर्ड हेल्पर का तो रोल बहुत फिक्स है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के बदले अगर आपने अफ्रीका ओनली एग्जाम्पल दे दिए या सिर्फ इंडिया ओनली दे दिए तो आपका आंसर अधूरा है और गलत है, आंसर है ही नहीं, राइट। तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लेता हूँ मैं फूड सिक्योरिटी है मेरी मेन थीम। मेन थीम से मैं हेडिंग्स डालूंगा, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस समथिंग ऑन समथिंग, या फिर मेन थीम अगर मैं इसे मानता हूँ डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। मान लो ये क्वेश्चन होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। क्रॉप यील्ड अगर आपकी कम हो गई ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ग्रोइंग सीजन ऑल्टर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों में हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका ग्रोइंग सीजन है वो ऑल्टर हो जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पेस्ट और डिजीज़ प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये माना जाता है कि ग्लोब में ट्रॉपिकल एरियाज़ में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेस्ट इधर उधर भाग रहे हैं, या फंगल डिजीज़ है ये आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रही है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे, वाटर स्कार्सिटी वाली बात है, ये आपका फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। मान लो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे हम बात करते हैं पहले। ठीक है, तो मेरी जो हेडिंग है जिसे मैंने मेन थीम माना था, ये मेरी मेन थीम है, ये मेन थीम है, ये मेन थीम है, ये मेन थीम है। हेडिंग से मैं मेन थीम लिखूंगा, कीवर्ड हेल्पर से एग्जांपल लिखूंगा। अब इसका क्या करें सेकेंडरी थीम का, इसका जो जस्टिफिकेशन देना है रिड्यूस क्रॉप यील्ड का वो मैं सेकेंडरी थीम से दूंगा, क्लाइमेट चेंज से, कि क्रॉप यील्ड को घटाने में क्लाइमेट चेंज कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं। ग्रोइंग सीजन की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग टाइम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है तो इरिगेशन आपकी डिफ़िकल्ट हो जा रही है। ये इस तरह से आप देखो, कोई भी पॉइंट देख लो, फूड प्राइस वॉलेटिलिटी, ये पॉइंट क्या है, आपका क्रॉप यील्ड की वजह से मार्केट में स्पाइक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज से आप जितना क्लोजली एक्सप्लेन कर दोगे उतना आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। डिफरेंस बताता हूँ, मान लो यहाँ पर मेन थीम आपकी यही थी, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनस्टेबल पॉलिटी। मान लेते हैं कि किसी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो क्या होता, हो सकता है मेरी हेडिंग सेम रहती, रिड्यूस क्रॉप यील्ड, एग्जाम्पल सेम रहता, लेकिन मेरा रिड्यूस क्रॉप, इसमें एग्जाम्पल ड्राउट का नहीं आता। ठीक है, यहाँ मेरा जो ये वाली लाइन का जस्टिफिकेशन है ना, सेकेंडरी थीम, ये जस्टिफिकेशन एक पॉलिटी के इर्द गिर्द घूमता कि पॉलिटी की वजह से, खराब पॉलिटी, अनस्टेबल पॉलिटी की वजह से करप्शन बढ़ गया और जो अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो मार्केट में नहीं गए, उसकी वजह से मेरी क्रॉप यील्ड रिड्यूस्ड हुई। फॉर एग्जांपल, इन सब सहारन अफ्रीका प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड मेज यील्ड टू डिक्लाइन, जिसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी कम हुई। समझ आया? अभी अगर यहाँ पे मैं सेकेंडरी थीम में इन्फ्लेशन रख दूँ तो इन्फ्लेशन का इकोनॉमी से रिलेटेड मैं कोई एंगल ढूंढूंगा कि इन्फ्लेशन की वजह से पेस्ट एंड डिजीज़ प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ये जो इनको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ हैं वो महंगी हो गई हैं, इस वजह से आपका ये प्रॉब्लम आई। राइट, क्वेश्चन वही है, समझो आप, क्वेश्चन वही है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए ऑन बी। मैंने क्या कहा, ए को मैं चेंज करता जाऊंगा, मेरा आंसर पहली लाइन सेम रहेगी, तीसरी लाइन सेम रहेगी, बस पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब ट्रॉपिकल कंट्री के बदले मैं कहूँ डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, आप इंडिया के एग्जाम्पल दोगे। राइट, आई होप कि आपको ये समझ आया। अब एक काम और करते हैं, एक चीज़ ये करते हैं कि इसको हम जो मेन थीम माना था रिवर्स कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये मेरी मेन थीम है और ये सेकेंडरी थीम है। क्वेश्चन क्या होगा, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप बस इतना रखो, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ट्रॉपिकल कंट्रीज भी छोड़ दो। आपको क्या आंसर करना है, हेडिंग्स के लिए सिर्फ ये पार्ट आंसर करना है, जो कहते हैं ना क्वेश्चन बड़ा रिलेट कैसे कर पाए, ऐसे होगा। आप बस अगर ये चीज़ आंसर करना चाहते तो क्या होता, आपके पॉइंट्स ये होते, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है,
टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न इन पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पेस्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है। आपकी ये हेडिंग में चले जाते सारे, ये यहाँ से उठ के यहाँ चले जाते, राइट। ये मेन थीम है, हो गया। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसने कहा ऑन फूड सिक्योरिटी, तो मैं क्या कहूँगा, राइजिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ये तो मेरी हेडिंग हो गई। पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा कि ये मेरी हेडिंग है राइजिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न चेंजिंग। पॉइंट मेरा आएगा इट कैन लीड टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑल्टर्ड ग्रोइंग सीजन यहाँ पे आएगा कि डिसरप्टेड ट्रेडिशनल प्लांटिंग, कुछ ऐसा पॉइंट होगा। खैर ये क्लाइमेट चेंज पे डायरेक्टली फिट नहीं बैठ रहा। ये वाला पॉइंट देखो, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न यहाँ आया। इट कैन लीड टू वाटर स्कार्सिटी एंड इरिगेशन चैलेंजेस। तो ये टेम्पलेट अगर आप यूज करते हो तो कहीं से कहीं तक चले जाओ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, वर्ल्ड टुडे इज कन्फ्रंटेड। यहाँ देखो वर्ल्ड दिया है, ये आपका क्या है, कीवर्ड हेल्पर। क्वेश्चन 1 क्या है, यहाँ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। यहाँ अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि ये आपका एक मेन थीम है, ये समथिंग मेन थीम को किसी के कॉन्टेक्स्ट में आप इवेल्युएट करोगे। यहाँ क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कहाँ करनी है, वर्ल्ड में। इंडिया का एग्जाम्पल है, कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल है, इस तरह से। हेडिंग आपकी कहाँ से आई, अवेलेबिलिटी टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए क्राइसिस कहाँ कहाँ से आ सकती है, वो सोचो आप, ठीक है। बस खत्म। आप बस ये पॉइंट मत सोचो यहाँ क्या लिखोगे, आप सोचो, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। 2 से 3 मिनट अगर आप सोच गए ना, बस ये हेडिंग लिख गए। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में स्कार्सिटी, बहुत सारे पॉइंट सोच सकते हो। आपको जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में पहले 2 मिनट में सोच रहे हो, बस ये हेडिंग सोचनी है कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 20 पॉइंट सोच सकते हो, वहाँ आपका सब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्जाम आएगा, ठीक। तो मेनली क्या है, आपको फुल बॉडी लिखनी है, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तो आपको हेडिंग पूरी लिखनी है। एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको अलग अलग आंसर करने हैं। अब आप यहाँ तक अगर आ गए हो वीडियो में, एक बार कमेंट करके बताना कि क्या आप ये कर रहे हो। तो क्या टेम्पलेट्स की नीड है आपको, नहीं है। क्या स्ट्रक्चर्ड नोट्स, ठीक है। नोट्स की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, नोट्स बहुत बढ़िया चीज़ है, बट इन सब क्वेश्चंस में कहाँ आपके नोट्स पढ़ रहे हैं। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ क्या है, कीवर्ड क्या है मेरा, एक्सप्लेन। मेन थीम क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। और कीवर्ड हेल्पर या सेकेंडरी थीम क्या है, एंशिएंट इंडिया। मान लो ज्योग्राफिकल के बदले ये कहता पॉलिटिकल फैक्टर, तो मेरी अलग चीज़ें हो जाती। इकोनॉमिक फैक्टर मान लो कह देता, तो अलग चीज़ें हो जाती। एंशिएंट के बदले मिडिवल इंडिया पूछ लेता, तो मेरे एग्जाम्पल्स मिडिवल से आते। फिर ये सब एग्जाम्पल नहीं आते। इंडस वाला एग्जाम्पल दे दिया, ये सब एग्जाम्पल नहीं आते, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये तो एनसीईआरटी का चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 2 या 3 है ओल्ड एनसीईआरटी में। हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाता है कि हम ज्योग्राफिकल फैक्टर हिस्ट्री में कहाँ कहाँ है वो ध्यान करने पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यार, 10 नंबर का है। आप पहले पेपर में, क्योंकि आपने नोट्स पढ़े बहुत अच्छे से आता है आपको ये, आप वहाँ चले गए। टेम्पलेट मैं आपको बताता हूँ टेम्पलेट होते क्या है, कैसे करोगे आप यूज़। टेम्पलेट के लिए या पॉइंट्स के लिए ना तो आप नोट्स पे जाओगे, ना स्ट्रक्चर नोट्स पे। आप कहाँ जाओगे, ऑप्शनल सिलेबस एक्सप्लेनर। अब ये क्या भला है, ऑप्शनल सिलेबस एक्सप्लेनर की हम बात करते हैं। सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाना, यहाँ अंडरस्टैंड ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। सोशियो में यहाँ से शुरू किया है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से। अभी आपको मेंस तक हर एक ऑप्शनल में ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, 1 यूनिट नहीं 4 यूनिट्स के नोट्स ऑलरेडी। ये सोशियो में 4 यूनिट आते हैं, यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन है। पेपर 1 में है कास्ट सिस्टम, पेपर 2 में ट्राइबल कम्युनिटी, सोशल क्लासेस पेपर 2 में, ठीक। मैं बेसिकली क्या करना चाहूँगा कि कोई भी पॉइंट लिखना है, मान लो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो मैं इस टॉपिक पे जाना चाहूँगा। उससे क्या होगा, देखो स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी में ये सब लिखा है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, जीएस के लिए भी ऑप्शनल के जो मेरे रिलेटेड ऑप्शनल है, जीएस 1 में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। जीएस 2 में क्या है, बेसिकली पीएस एंड आईआर, पॉलिटी एंड आईआर। जीएस 3 में क्या है, इकोनॉमी है बट बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करनी। एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट भी ज्योग्राफी है। साइंस टेक और जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा आईआर से मैच करता है। इस तरह से आप चीज़ों को थोड़े सिलेबस के एक्सप्लेनर टर्म्स याद करो। जीएस 4 में आप कहाँ जाओगे,
PSIR के थिंकर का एक बार पढ़ लोगे, एंड जो फिलॉसफी ऑप्शनल है उससे थोड़ा बहुत मैच करता है, हिंदी लिटरेचर से भी थोड़ा बहुत मैच करता है। हमें क्या करना है बेसिकली, ऑप्शनल में इक्वलिटी पढ़ो, ये डेफिनेशन पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, एक केस स्टडी। इनइक्वलिटी होता क्या है, एग्जाम्पल। हायरार्की क्या होता है, एक्सक्लूजन क्या होता है, इस तरह से कोई भी टर्म उठा लो। डेप्रीवेशन की डेफिनेशन, एक केस स्टडी। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आपको एक एक लाइन में पता है तो ठीक है, हालांकि जीएस में नहीं लिखना है, बट ऑप्शनल के लिए आपको इस तरह से चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी मैं कहूँ रेस क्या होता है, एथनिसिटी क्या होती है, क्या आपको पता है इनमें डिफरेंस क्या है, राइट। रेस बेसिकली स्किन कलर के ऊपर है, जो सैम पित्रोदा ने कहा था वो रेस है। एथनिसिटी क्या है, एथनिसिटी कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है। भोजपुरी एक एथनिसिटी, एथनिक कल्चर है। कन्नड़ा एक एथनिक कल्चर है। रिलीजन, कस्टम, फूड, ये सब एथनिसिटी है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। मेंस के लिए आपको पॉइंट्स भर भर के मिलेंगे, इतने मिलेंगे आप सोच नहीं पाओगे। आपको क्या करना है बेसिकली, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था 2023 का क्वेश्चन है कि रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का सिलेबस याद करना है कि ज्योग्राफी में क्या क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या होते हैं। मैं ये सब छोड़ दूँ, ज्योग्राफी में होता है जियोमॉर्फोलॉजी टोपोग्राफी है, पहला पॉइंट हो गया। क्लाइमेटोलॉजी में है आपका रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, बढ़िया था वहाँ पे। सॉइल है, बहुत बढ़िया है, सॉइल की वजह से क्या है वहाँ पे खेती बहुत बढ़िया हो रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मिनरल मिल रहे हैं, ठीक है। ट्रेड हो रही है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट भी ज्योग्राफी का फैक्टर है। ट्रांसपोर्ट रूट्स बने वो भी ज्योग्राफी का फैक्टर है। क्या आप ये सब चीज़ें नहीं बता सकते हो। माइग्रेशन एक ज्योग्राफी का फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोस्ट लाइन, वहाँ पे रिसोर्स मिल रहे थे, जो आपको पॉइंट्स सोचने हैं। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर आएंगे कहाँ से, ये ज्योग्राफिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए हम कहाँ जाते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स का कोर्स तो बदनाम है कि एक्सप्लेन नहीं है। ज्योग्राफी में क्या लिखा है, प्रीलिम्स में इतना लिखा है, इन्वायरमेंट में क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या समझ लोगे इससे आप। बट प्रॉब्लम ये है कि मेंस में भी लोग कहते हैं मेंस पढ़ लो सिलेबस, क्या लिखा है ज्योग्राफी में मेंस में। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेना, की नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लेना, ये तो रिसोर्स हो गया। फैक्टर लोकेशन फैक्टर है, ये अलग पॉइंट है। ये आपका बेसिकली ज़्यादातर जो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह हो गया या बायो ज्योग्राफी हो गया, क्या इससे आप निकाल लोगे। या फिर जो GS3 में इन्वायरमेंट है, क्या है ये सिलेबस, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, EIA कहाँ से लाओगे। इन्वायरमेंट का अगर आपको सिलेबस लाना है ना, ये फाइल अपलोडेड है ऑलरेडी। इन्वायरमेंट का सिलेबस समझने के लिए आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया से नहीं है, ये 3-4 टर्म्स ही तो हैं, 3 टर्म क्या कर लोगे, मतलब इसे कंजर्वेशन है बस। इन्वायरमेंट में इतनी टर्म्स आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, थोड़ा थोड़ा जो आपको लग रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिसी, एजुकेशन, लेजिस्लेशन। यहाँ पे क्या है आपका हैजार्ड एंड रेमेडियल मेजर्स, ये सुनामी हो गया, फ्लड, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, ये लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये सारे टर्म्स हुए। देन ये वाली टर्म्स हैं, इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे टर्म्स आपको सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। सेम वे में अगर आप देखो IR में, IR का अगर आपको सिलेबस समझना है तो टेक्निकली आपको ऑप्शनल के IR वाले सिलेबस के टर्म्स को ज़रूर देखना चाहिए। ये GS का IR का सिलेबस है, इंडिया नेबरहुड, बायलैटरल, ये मतलब क्या कर ले इसका, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप PSIR का IR की ये टॉपिक्स देख लेते हो, ठीक है, ये रहे इतने टॉपिक्स हैं, आपको IR में सिलेबस समझने की नीड नहीं पड़ेगी, पॉइंटर्स हैं आपके पास, इतना है सिलेबस। गॉट इट। अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का तो मेंस में भी नहीं है, आप क्या करोगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस उठाओगे, ये लिखा हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं उठा पाऊँगा। यहाँ से कहूँगा कि जैसे माउंटेन बिल्डिंग मुझे याद आ गया, हिमालयाज़ का एक रोल आएगा, चैप्टर 1 से आ गया। दूसरा टोपोग्राफी, 2 पॉइंट आपको जियोमॉर्फोलॉजी से मिले। क्लाइमेटोलॉजी से आपको रेनफॉल मिल गया, टेम्परेचर पैटर्न ऑप्टिमम था। ओशनोग्राफी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बायोज्योग्राफी में सॉइल आ गई, ठीक है, सॉइल अभी हमने बात की। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बहुत बढ़िया। इसके बाद नीचे कहीं आओगे आपको देखना ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब चीज़ें मिलेंगी। रीजनल प्लानिंग हो गया, ये सब ठीक है। जो GS ऐसी चीज़ें हैं, ये नहीं कि मॉडल थ्योरी में घुस जाओ। यहाँ क्या है, रिसोर्स, इंडिया की ज्योग्राफी है ना, यहाँ ज़्यादा मैच करेंगे। स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, वाटर शेड कैसा था, इंडियन मानसून कैसा होता था, नेचुरल वेजिटेशन क्या थी, सॉइल टाइप क्या थे, रिसोर्सेज कैसे होते थे, एग्रीकल्चर उस टाइम पे कैसे थी, ये भी आपका ज्योग्राफी है। इंडस्ट्री भी ज्योग्राफी है। क्या एंशिएंट टाइम में इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, क्या ट्रांसपोर्ट ट्रेड नहीं थे, क्या कल्चरल सेटिंग,
इंडिया की रेस, लिंग्विस्टिक, एथनिक डाइवर्सिटी, ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में सारा आता है। सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, एवरीथिंग इज ज्योग्राफी। ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे बेसिकली ऑप्शनल से। तो जब आप टेम्पलेट वगैरह सेट करने जाते हो तो सेट योर टेम्पलेट दूसरों से 100 टाइम्स बेटर। मेंस टेम्पलेट आपके ऑप्शनल सिलेबस एक्सप्लेनर होने चाहिए, जो आपको इस वेबसाइट पे होम पेज पे आने वाले 1 महीने में जीएस से मैचिंग ऑप्शनल के लिए तो मिल जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मेंस इज नॉट इक्वल टू ऑप्शनल। क्यों नहीं है यार, मेंस तो ऑप्शनल है, बहुत बढ़िया। मतलब 8 साढ़े